जरा इनको सुनिए। ब्रह्मास्त्र चलाने पर पृथ्वी पर 1000 सूरजों की रोशनी का कहर बरसता है। नदियां सूख जाती है, तूफानी हवाएं चलती है, पर्वत तक टूट जाते हैं। और अब जरा ये सुनो। कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट ने रामायण पढ़ा, उसके डिजाइन से एक 3D मॉडल बनाया और विंड टनल में उसका टेस्ट किया और उनका मानना है कि यस, ये डिजाइन एरोडायनामिकली उड़ सकता था। लेकिन इसके आगे तो हद मचा रखी है, जो आप खुद बोलेंगे कि भाई ये क्या दिखा दिया। लेकिन आने वाले कल की टेक्नोलॉजी यानी टाइम ट्रैवल भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट का क्या हाल है, इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ क्या चल रहा है। हमारे खुद के एजुकेशन मिनिस्टर क्या क्या क्लेम दे देते हैं। हमें फिर एक बार महाकाल स्टैंडर्ड टाइम MST की ओर इसको ले जा सकते हैं क्या? और फिर वहाँ पर आते हैं हमारे यूट्यूब के क्रिएटर्स। यूट्यूब ले दे के एक वो प्लेटफॉर्म बचा है जहाँ थोड़ी बहुत रैशनैलिटी की बातें हो सकती हैं, जहाँ लोग अपना इंडिपेंडेंट व्यू रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी ऐसे क्रिएटर्स आ जाते हैं जिनके पास अच्छी खासी रीच है, लेकिन दिमाग में गोबर भरा हुआ है और बिना कोई फैक्ट चेक किए कुछ भी प्रेजेंट कर देते हैं। अब दोस्तों, ये जो वीडियो है, मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग में, क्योंकि क्लेम ही इतने वाहियात थे कि उनको फैक्ट चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगा कि एक एक जो क्लेम आप खुद फैक्ट चेक करना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन इनके क्लेम के बारे में जानने से पहले ज़रा इनके बारे में जान लेते हैं। ये है अभिएन न्यू, जिनको 2024 में क्रिएटर अवार्ड मिला था, खुद नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। यानी कि छोटे मोटे क्रिएटर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जिनको अवार्ड दे रहा है, तो किस लेवल पे इनकी रीच होगी। लेकिन इनकी बातें उतनी ही वाहियात हैं। और एक और बात, लोग अगर पावर में हो या वो फेमस हो और उस वजह से वो अच्छी बात करे, इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन तो मैंने बहुत ही पहले छोड़ दी है। तो इन लोगों ने आखिर क्लेम क्या किया, चलिए जरा इस पर नजर डालते हैं। गारंटी है इस वीडियो से समाज के एक सेक्शन को बहुत ज्यादा जलन होने वाली है। ये झूठ है, बेकार है, फिजूल की बात है। कुछ लोग ये कहने ही वाले हैं क्योंकि बात भारत के इतिहास की हो रही। बात तो एकदम सही बोली उन्होंने। गुस्सा तो आएगा, दिमाग भी खराब होगा, बिल्कुल दिक्कत होगी। अरे भैया, तुम अगर इतनी फालतू बातें अगर करने वाले हो वीडियो में जिससे साइंटिफिक टेम्परामेंट खराब होगा, तो बिल्कुल समाज के उस सेक्शन जो कि साइंटिफिक माइंडसेट रखता है, जो इनोवेशन करता है, जो रिसर्च की बातें करता है, उस सेक्शन को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें पूरी दुनिया से पहले भारत ने पहचाना था। बिल्कुल पहचाना था, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, चाहे तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसमें ऑथेंटिक इंडियन साइंटिफिक हिस्ट्री के बारे में मैंने बात कर रखी है। नंबर 1, एटॉमिक बॉम्ब। क्या? डिड ही जस्ट सेड एटॉमिक बॉम्ब? एटॉमिक बॉम्ब। ओपेनहाइमर ने भगवत गीता से एक लाइन कही, No wonder. नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ये क्लिप आप लोगों ने भी देख रखी होगी, बहुत ही फेमस क्लिप है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ओपेनहाइमर प्रॉपर संस्कृत के स्कॉलर थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले से प्रॉपर संस्कृत में अच्छी सी पढ़ाई भी की थी और उन्होंने गीता प्योर संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ी थी। हमको खुद को इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ना पड़ता है, लेकिन उन्होंने संस्कृत में ही पढ़ लिया था, तो संस्कृत में उनकी अच्छी खासी रुचि थी। लेकिन क्यों? भगवत गीता का एटॉमिक पावर से क्या कनेक्शन? उन्होंने एक किताब पढ़ी, उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कंट्रीब्यूट किया। ये क्योंकि एक आदमी ने किया, तो दोनों का क्या रिलेशन है, दोनों का चलो को रिलेशन स्टडी करते हैं। नॉट अ वेरी लॉजिकल थिंग टू डू, लेकिन देखते हैं। महाभारत और रामायण में ऐसे अस्त्रों का मेंशन किया गया है जिन्हें हासिल करने के लिए कड़ी तपश्चर्या करनी पड़ती है। ऐसे अस्त्र सबको नहीं मिलते, सिर्फ गिने चुने काबिल लोगों को ही मिलते हैं। इनफैक्ट इन्हें अनलॉक करने के लिए मंत्र पढ़ने पड़ते हैं जो काफी सीक्रेट होते हैं। आज सिर्फ 9 देशों के पास एटॉमिक वेपन्स है, सबके पास नहीं, और उन्हें यूज करने के लिए न्यूक्लियर कोड्स एंटर करने पड़ते हैं। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? देखो, बेसिक सा पैरामीटर ले रहे हैं, ठीक है। अगर वो इस चीज में क्वालिफाई करेंगे तो इसको हम लोग एक साइंटिफिक क्लेम मानेंगे, नहीं तो बहुत ही वेग सा क्लेम मानेंगे। उसमें एक एडिशनल चीज मैं और रख दे रहा हूं कि अगर कोई पीयर रिव्यूड ऑथेंटिक सोर्स हो जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंट स्टडी कर रखी, क्या इन्होंने कोई नंबर या एक्यूरेटली कोई बात बोली? नहीं। क्या इन्होंने कोई प्रेडिक्शन की? नहीं। क्या इनके आइडियाज को टेस्ट कर सकते हैं? वैसे तो हाँ, मतलब डायरेक्ट फैक्ट चेक कर लो, लेकिन इनके हिसाब से तो अभी नहीं। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे तो ये देखो साइंटिफिक स्टेटमेंट तो कतई नहीं है। और आगे देखेंगे कि कितनी ज्यादा अनसाइंटिफिक है इनकी बातें। ब्रह्मास्त्र चलाने पर पृथ्वी पर 1000 सूरजों की रोशनी का कहर बरसता है। नदियां सूख जाती है, तूफानी हवाएं चलती है, पर्वत तक टूट जाते हैं। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, ये जो अभी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि जब भी बड़ा सा धमाका होता है, बहुत ही गर्म धमाका होता है, तो नदियाँ सूख जाती हैं, पहाड़ टूटने लगते हैं, पेड़ एकदम से उछलने लग जाते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं। क्या ये इमेजिन करना इतना मुश्किल है कि अगर कोई बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी, कि हमको न्यूक्लियर बॉम्ब का सहारा लेना पड़ रहा है इस कंपैरिजन को करने के लिए?
I mean, छोटे बच्चे भी सोच पाते हैं ये सारी चीज़ें। हाँ, हो सकता है कि आप क्लेम करें कि आज के टाइम पे हमारे लिए एक्सप्लोजन टीवी पे देखना आसान है, इसलिए इमेजिन कर पाना मुश्किल है, लेकिन पुराने टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट होते थे जिससे इस चीज़ का आइडिया लग जाना कि एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट क्या होता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मोहनजोदारो दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है। मोहनजोदारो के पत्थरों को जब एग्जामिन किया गया तब ये पता चला कि इनका ये कॉम्पोजिशन सिर्फ और सिर्फ एक बड़े ब्लास्ट से ही हो सकता है, एक ऐसा ब्लास्ट जो कोई ह्यूमन करने के काबिल नहीं था। इट हैड टू बी सुपरनैचुरल। इनका इट हैड टू बी सुपर नेचुरल वाला क्लेम पता है कहाँ से आ रहा है? आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ब्रिटिश पर्सन था जो इंडिया में रहता था, और वो कोई न्यूक्लियर फिजिसिस्ट नहीं था, नहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे भी काम नहीं करता था, हिस्टोरियन भी नहीं था, नहीं कोई साइंटिस्ट भी नहीं था, इंग्लिश का टीचर था जिसने खुद की किताब लिखी, और खुद की किताब में उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि यहाँ पर ऐसा इम्पैक्ट मिला है जो कि बॉम्ब से भी हो सकता है, और इस किताब का इन्होंने नाम भी रखा था एटॉमिक डिस्ट्रक्शन इन 2000 BC। अब दोस्तों यहीं से ही ये क्लेम खारिज करने लायक है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले जो हैं, जो प्रॉपर हिस्टोरियन है, उन्होंने जाके स्टडी की, और ये जो ब्रह्मास्त्र या फिर ये जो न्यूक्लियर वेपन के एक्सप्लोजन की साइट बता रहे हो, पता है क्या निकला? वहां पर टूटे बर्तन डाले जाते थे, उनको जलाया जाता था जिससे कांच लाइक स्ट्रक्चर बनता था, बेसिकली अ काइंड ऑफ फर्नेंस था जहां पर ये सारी चीजें जलाई जा रही हैं। उसको इन्होंने ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर कर दिया। क्या आप सोच रहे हैं कि कितनी शैलो थी इनकी रिसर्च? आई मीन, एक गूगल करने की देर थी और यह बात तुरंत पता चल जाती। ये भी नहीं किया इन्होंने। ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर वेपन्स की ये सिमिलैरिटी एक्साइटिंग भी है और भयानक भी। भयानक तो है कि आपका इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ कर देना उन चीजों में जिनमें लिटरली कोई कोरिलेशन नहीं है और प्योरली सूडो साइंटिफिक बातें हैं। भयानक तो है। नंबर 2, विमान। अरे ये बात तो बिल्कुल आनी थी, कोई सूडो साइंस की बात करे और विमानी का शास्त्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे एनसीईआरटी में ये चीज आने वाली थी, ये तो वीडियो छोड़ो, वो तो भला हमारे साइंटिस्ट का जिनमें अभी भी रैशनैलिटी बची हुई है, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री को बताया कि आप ये चीज नहीं कर सकते और फिर उनको हटाना पड़ा। तो ये क्लेम तो मैं प्रिटी श्योर था आएगा ही आएगा। कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट ने रामायण पढ़ा, उसके डिजाइन से एक 3D मॉडल बनाया और विंड टनल में उसका टेस्ट किया, और उनका मानना है कि यस, ये डिजाइन एरोडायनामिकली उड़ सकता था। इन्होंने अभी एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की, एक टेस्ट के बारे में बात की। चलिए मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ। ये जो इन्होंने साइट किया है, आप इसको एक बार इंटरनेट पे खोज के बताइए। आपको आर्टिकल्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो ऐसे रिसर्च के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं प्राइमरी सोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। टेक योर टाइम, प्राइमरी सोर्स ढूंढिए। लेकिन अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मैं अभी से ही आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। ओरिजिनल सोर्स के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रॉपर ऑथर नहीं मिलेगा जिसने ये कंडक्ट कराया हो, कोई एविडेंस नहीं है। यानी कि इन दिव्य जनों ने कोई रैंडम आर्टिकल देखा होगा, एंड आई सपोज वो आर्टिकल भी नहीं पढ़ा होगा, वो तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही हो गया होगा, जिसके बेसिस पे इतना बड़ा क्लेम ये कर बैठे। इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, एजुकेशन की बातें करते हैं, क्रिएटर अवार्ड लेके बैठे हुए, इतना बड़ा ब्लंडर, सीरियसली। आई मीन, कोई अगर स्कूल का बच्चा भी अपना YouTube चैनल चालू करेगा तो ऐसी गलती तो नहीं करेगा। इस विमान से इंस्पायर होकर शिवकर तळपदे ने एक मॉडर्न विमान बनाने की कोशिश की थी, वो भी राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले। जरा सोचिए, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो। जरा सोचिए, ऐसी बातें फालतू में कर ले रहे हैं वो। अरे भैया, ये जो तलपड़े वाली बात है कि उन्होंने ऐसा बना लिया था, इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। वो कहते हैं कि हमने HAL को अपना ब्लूप्रिंट भेजा था, HAL के साइड से पता है क्या रिस्पॉन्स आया? हमको तो इसका कोई आइडिया ही नहीं है। इनफैक्ट ये बड़ा पुष्पक विमान, वैमानिका शास्त्र, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ना, इंडियन हेरिटेज के बारे में बात कर रहे हैं ना। इंडिया का टॉप मोस्ट साइंस इंस्टीट्यूट IISc ने 1974 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बहुत ही थॉरली इसको स्टडी किया और इतना ब्रूटल रिमार्क दिया है, जो कि मैं आपको सॉफ्ट तरीके से बताता हूँ कि ये किसी भी तरीके से कोई भी वाइबल तरीका नहीं है किसी चीज़ को उड़ाने का। जिसने भी उसको लिखा है उसको एरोडायनेमिक्स की इतनी सी भी समझ नहीं है और पूरी तरीके से फालतू चीज़ है इन टर्म्स ऑफ कोई चीज़ जो उड़ सके। ये IISc, जिसके ऑथर्स इंडियन थे, उन्होंने बताया। आप बड़ा इंडियन साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन हेरिटेज के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट रिफ्यूट कर रहे हैं उनको क्यों नहीं मेंशन करते ओवर द क्लेम जो कि इतना ज़्यादा वाहियात है। इसके अलावा एक और बात, ये जो वैमानिका शास्त्र है, ये किताब कोई हजारों साल पहले या कई सौ साल पहले नहीं लिखी गई थी। ये 1900 से स्टार्टिंग से लेकर 1930s के बीच में, मतलब इससे पहले लिख दी गई। सिमिलरली आर्टिफिशियल वूम्ब एक मेडिकल डिवाइस जिससे एक फीटस को माँ की कोख से बाहर बढ़ाया जा सकता है। बट डिड यू नो, इस फिनोमेना का सबसे पहला मेंशन महाभारत में हुआ था। आपको एक और बात बताता हूँ
केवल इंडियन माइथोलॉजी नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी में चले जाइए, बहुत सारी माइथोलॉजी में चले जाइए जिसमें ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में बात की हुई है। मैं अगर रैंडमली कोई ऐसी हाई-फाई स्टोरी लिख दूंगा जिसमें बहुत सारी अजीब सुपरनैचुरल चीजें हो रही है, आई एम प्रीटी श्योर मैं मॉडर्न साइंस से बहुत सारी चीजों में पैरेलल ड्रॉ कर पाऊंगा, जिसकी मदद से मैं ये कंक्लूड कर पाऊंगा कि देखो मैंने जो बताया था और यहां पर जो बता रहा है वो हो रहा है। चलो ऐसा हो सकता है कि दोनों का कंक्लूजन सेम आ रहा हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो भी इतने ही रिकरस मेथड से स्टडी किया गया था? ये कैसे पता चलेगा कि वो चीज काम करती थी? हमारे पास इसकी कोई प्रूवन चीज नहीं है। जो असली हिस्टोरियन है वो तो ऐसे क्लेम से पहले ही बहुत सारे डिस्क्लेमर्स लगा देते हैं। पैदा हुए कौरव, अयोनिजा यानी योनि के बिना भी इंसान का जन्म पॉसिबल है। ये रेडिकल आइडिया महाभारत का हिस्सा है। इस बात को मैं डिबंक ही नहीं करूंगा क्योंकि ये डिबंक करने लायक है भी नहीं, लेकिन मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं। आप बताओ कि इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है। वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपके पास कोई यूनिक पर्सपेक्टिव आ रहा है तो नीचे कमेंट में बताइए कि आखिर क्या चीजें हैं। और दोस्तों वैसे तो मुझे बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपनी हर डिबंकिंग वीडियो में बोलना पड़ जाता है कि मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से इंडियन साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन माइथोलॉजी के डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट इंडियन साइंस के ऊपर जो ऑथेंटिक पीयर रिव्यूड साइंस है उसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ, जिसके लिए स्टडी करने में, जिसके लिए रिसर्च करने में एक्चुअली में मेहनत लगती है, जिसके रेफरेंसेस जो पब्लिश्ड आर्टिकल है मैं एक्चुअली में डिस्क्रिप्शन में बताता हूं। आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आप उसमें ब्रह्मगुप्त के बारे में स्टडी कर सकते हैं, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, आर्यभट्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ऑथेंटिक साइंस के बारे में समझिए, भारत की असली हिस्ट्री, असली विज्ञान के बारे में समझिए। ये फालतू के सूडो साइंस वाले क्रिएटर के चक्कर में मत पड़िए जिनको बड़े बड़े अवार्ड तो मिल जाते हैं, लेकिन एक वीडियो के लिए थोड़ा सा फैक्ट चेक भी नहीं किया जाता है। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो मैंने काफ़ी टाइम बाद डिबंकिंग वीडियो बनाई एंड मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट महीने में एक डिबंकिंग वीडियो तो आ ही जाए, क्योंकि मार्केट में इतना सूडो साइंस हर टाइम फैलता रहता है कि उसको जितना कवर करो उतना कम है। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपका क्या टेक अवे है, और कमेंट करके ये भी बताइए कि कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं या फिर डिबंक करूं। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बातें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।